हमने सभी अपने मित्रों की बात को सुना है। अश्वनी जी ने पूरा विस्तार पूर्वक जिस तरीके से मुद्दे पर बात की है, उन्होंने एक एक बिंदुवार ईमानदारी के साथ जो हकीकत है वो उन्होंने रखा है। डॉक्टर धीरज सिंह ने, क्योंकि मस्टर्ड के ब्रीडर हैं, बहुत लंबे समय का अनुभव है, बहुत काम है। मैं 2016 में जो नेशनल मस्टर्ड सेंटर है भरतपुर में, उसको विजिट करने इसीलिए गया था कि DMH11 की बात उस समय भी चल रही थी, उस समय भी दबाव था, तब मैं गया था। और मैंने इनसे कहा कि आप ये बताइए कि हकीकत क्या है, देश के हित में क्या है, किसान के हित में क्या है, कंज्यूमर के हित में क्या है। तीन चीजें एक साथ होती हैं। बिजनेस का एक अलग पॉइंट है, लेकिन ये तीन बिंदु ऐसे हैं जो हर समय देश के लिए जरूरत है। इन्होंने ईमानदारी के साथ तमाम स्टडीज जो इनके पास थी उस समय, ये डायरेक्टर थे उस समय इंस्टीट्यूट के, इन्होंने कहा भी नहीं, इन्होंने कहा कि साहब मैं मुझे परेशानी हो सकती है अगर मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा तो, क्योंकि उस समय आदमी जब जॉब में सर्विस में है तो फिर डरता है। तो मैंने इनसे कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप जानकारी दीजिए, देश और किसान के हित में है, इसमें मेरा आपका कोई वो नहीं है। सारी स्टडीज जितनी थी उस समय तक की, सारा स्टडीज को इन्होंने मुझे जानकारी दी और मैंने उसे देखा। उसके बाद मैं फील्ड में गया इनके साथ, और फील्ड में जितनी हमारी पुरानी वैरायटीज थी, जर्म प्लाज्म जितना था पुराना, वो सब फील्ड ट्रायल जो इन्होंने करवा रखा था पिछले कई सालों से। और उसके बाद जो नई वैरायटी इन्होंने डेवलप की थी RH749 और दूसरी भी RH723, दोनों वैरायटीज को मैंने देखा। DMH11 का सारा देखा, इनकी अपनी वैरायटीज को देखा, पुरानी अपनी वैरायटीज को देखा। तो आखिर में उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली फसल पर काम करना है। किसान का हित उसी में है। हरवीर जी सही कह रहे थे, गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं है, और 100 क्विंटल तक टच कर गया, ये ठीक है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो जो इनपुट कॉस्ट आती है वो औसतन प्रोडक्टिविटी में बढ़ जाती है और किसान उसमें लाभकारी स्थिति में आ जाता है। माल ज्यादा पैदा होगा, लागत उतनी आनी है, बाजार में पैसा मिल जाए तो वो किसान की जान बच जाती है। ये हकीकत है। और ये भी सच्चाई है कि किसान तो ये चाहता है किसी तरह वो जिंदा रह जाए, उसे उसकी फसल का मूल्य मिल जाए, और जिस चीज का दाम किसान को मिल जाएगा वो उसी को अगले साल पैदा कर देगा, अपने भी कर देगा, पड़ोसी भी कर लेगा, और गांव में आसपास गांव में भी कर लेगा। ये हकीकत है। ठीक है, ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन था, पुराना था, बात हो गई, सब चीजें हैं, पूरा देश और सारा डिस्कशन सबके सामने। आखिर क्यों हम GM मस्टर्ड को अडॉप्ट करें, ये सवाल हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा है। वजह क्या है? हित किसका है? किसान का, उपभोक्ता का? तो जब किसान और उपभोक्ता का हित होगा तभी तो राष्ट्र का हित होगा। ट्रेडर तो सारा है, ट्रेडर तो वो करता है जिसमें उसको पैसा मिलता है, ये कोई बुराई नहीं है, बिजनेस है, हर आदमी पैसे के लिए काम करता है। इनकी प्रोडक्टिविटी जो मैंने देखी DMH11 की, और सारे ट्रायल्स की प्रोडक्टिविटी, पहली भी और अब तक की भी लेटेस्ट जो है, वो कहीं भी अगर हम देख लें और अपनी दूसरी वैरायटीज की प्रोडक्टिविटी देखते हैं तो हमारी वैरायटीज की प्रोडक्टिविटी 25 से 30% नॉर्मल कोर्स में हजारों जगह पर, ये नहीं कि 10, 20, 30, 50 जगह, और नॉर्मल किसानों के खेत में है। और यह भी सच्चाई है कि दोनों वैरायटीज की प्रोडक्टिविटी 3 टन से ज्यादा है, एवरेज ये स्थिति है। मैंने देख लिया, खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी और से पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। ये वैरायटी है और ये मैं खेत में खड़ा हुआ हूं। ये RH749 है जिस फील्ड की ट्रायल में मैं खुद खड़ा हुआ हूं, और
ये दूसरी वैरायटीज हैं। धीरज सिंह मेरे साथ हैं नीचे के फोटो में, है क्या? तो हाँ 725 बताया मैंने, 725 भी पुरानी 749 थी, पहले एक दिखाई थी, 725 बाद में दिखाई थी। तो दोनों की प्रोडक्टिविटी 3.5 टन 4 टन के बीच में अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो आ रही है। एक तरफ तो ये वैरायटी है देश के सामने जिसमें ना कोई हर्बिसाइड टॉलरेंट है, ना कोई जीएम है, ना कोई हेल्थ इफेक्ट है, ना हेल्थ इंपैक्ट है। आखिर जब आज चीजें जब सरकार में बात करते हैं, बैठते हैं, कहते हैं, मंत्री भी कहने लगे यार अब देखो जीएम का बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बिना बताए आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं। तो सवाल वो नहीं है कि आ रहे हैं खा रहे हैं, इलीगल अगर इंपोर्ट हो रहा है तो मैंने कहा कि लेबलिंग मस्ट करिए। आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है उसमें लेबलिंग मस्ट करिए, और उसमें होना चाहिए कि लेबलिंग क्या है, किसी को क्या खाना है। अब पाम ऑयल की बात है, पाम ऑयल का दुनिया के विकसित देशों में लुब्रिकेशन मैकेनाइजेशन मशीन्स के यूज किया जाता है, और यह खाने में ब्लेंडिंग करा गया। तो ब्लेंडिंग का जो गेम था वो बहुत खतरनाक था। परिणाम देश के सामने है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए। आज कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, आज इम्यून सिस्टम खत्म हो रहा है, आज छोटे छोटे बच्चों को एलर्जिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, आज डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, आज हार्ट की इतनी बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं कि अगर पॉपुलेशन कल 35 करोड़ थी तो उस पॉपुलेशन की परसेंटेज भी देखनी पड़ती है। आखिर ये सब जीवन ही अगर खराब हो रहा है उस खाने से, तो ऐसे खाने को पैदा करने से और ऐसे खाने को बेचने से क्या जरूरत है देश को? क्या राष्ट्र के लिए ये भयानक खतरा नहीं हम पैदा कर रहे हैं? ये चीजें हैं, खतरा है। अभी जो हरबीर जी कह रहे थे, कमेटी की मीटिंग थी 31 तारीख को भुवनेश्वर की थी। हम देश के अलग अलग हिस्से में इसलिए देख रहे हैं कि पिछली हैदराबाद में की थी, मैं जम्मू भी गया था हिमालय वैली की उसमें, क्योंकि मुझे अकेले जाना था। पूरा हिमालय वैली की क्या स्थिति है, फ्लोरा फोना का क्या है, एनवायरमेंट का क्या, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है, वो ग्राउंड वाटर क्या है, इरिगेशन की फैसिलिटीज क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए इतना आसान नहीं है। देश में 750 से जिले का सर्वे, हर डिस्ट्रिक्ट की क्रॉप का सर्वे, क्लाइमेट का सर्वे, 20 साल पहले टेम्परेचर कितना था आज कितना है, वाटर टेबल क्या था आज कितना, ये सारी चीजें बहुत माइन्यूटली स्टडी की जा रही। मित्रों, एक बात तो मन में है और आपके भी मन में होगा कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट को कम करना है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। तो एक्सपोर्ट को अगर हमको बढ़ावा देना है तो क्या हम जीएम मस्टर्ड के तेल से जो पापड़ बनेगा, जो अचार बनेगा, जो एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, लिज्जत के कितने प्रोडक्ट हैं जो लंदन मार्केट है बेस और बहुत बहुत भारी अच्छे तरीके से, और कम से कम 5000 महिलाएं लिज्जत पापड़ के साथ काम रात दिन करते हैं। चीजों को एक माइन्यूटली स्टडी करना चाहिए कि हमारा फायदा कहां, नुकसान कहां। टेक्नोलॉजी आवश्यकता है, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी जो देश के हित में है, किसान के हित में है, मानवता के लिए कलंक अगर कोई चीज बन जाए, मानव के जीवन से खिलवाड़ अगर हम करने लगे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम वैज्ञानिकों की बात सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी अपनी बात रखी थी। मुझे कहने में दुख हो रहा है कि पैसा दे के कुछ भी हमारे यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्टों के ग्रुप कुछ भी कर देते हैं। पिछले दिनों कनाडा से एक फंडिंग होती है, सीरियस है मैटर, फंडिंग होती है 11 करोड़ रुपए साइंटिस्ट के ग्रुप को दिया जाता है कि हिंदुस्तान के दूध की स्टडी आपको दे दी, और कह दिया जाता है कि ये रिपोर्ट देनी है। और वो रिपोर्ट हिंदुस्तान के दूध में वो पेस्टिसाइड लिखवा दिए गए जो हिंदुस्तान में 20 साल से बनते नहीं है, बैन है, कहीं यूज नहीं होते, मार्केट में नहीं है, किसान के पास कहां से आए। ये मैंने वहां
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, अपने एम्बेसडर को लिखा है कि ये सब क्या हो रहा है, देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सब बंद करवाइए। अभी एक और रिपोर्ट आया है, कंप्लेंट है ईमानदारी में, जेएनयू में ऐसी पीएचडी हो रही है कि जिसको कोई लेना देना नहीं है, जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बैन है। अब पता नहीं कहीं से पुरानी थीसिस उठाई होगी 30 साल पहली कहीं की, और वो किसी नई बच्चे को दे दी होगी कि लो। अब ये सब क्या क्या पीएचडी करा रहे हैं आप? क्या ये साइंस है? देश को बदनाम करने का काम करा जा रहा है, ये साइंस है? ये सच्चाई है कि फंडिंग आता है, बड़े बड़े फाउंडेशंस को फंडिंग आता है, और जितने बड़े फाउंडेशन है उनको बड़ा फंडिंग आता है और बाहर से आता है, और वो उन्हीं के वेस्टेज इंटरेस्ट पे काम करते हैं। मैंने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में भी, हरबीर जी, मैं भी था पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल पर, और मैं 40 मिनट उसमें डिस्कशन मैंने रखा, अपनी बात रखी। मैंने कहा कि फला एनजीओ को 500 करोड़ रुपया मिला है और उन्होंने अभी तक ये जो है कहा है। लॉबिंग देखिए किस तरीके से लॉबिंग होती है कि साहब हिंदुस्तान में ये हो रहा है, हिंदुस्तान में वो हो रहा है, ये सब। तो क्या करें? और जो बीटी बैंगन की बात थी, वो कोई देश जानता नहीं क्या? बैंगन का अकाल पड़ रहा था क्या? हरबीर जी, बैंगन का अकाल है क्या? देश में कहीं बैंगन की मांग थी? चलो तेल का शॉर्टफॉल आपने बता दिया, तब बैंगन का तो अकाल नहीं था, तो बीटी ब्रिंजल क्यों लाया जा रहा था? फूड क्रॉप में इंट्रोड्यूस करने के लिए। आखिर क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? मैं तो स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन रहा हूं, सीड की इंपॉर्टेंस मुझे पता होगा, एशिया का लार्जेस्ट सीड ग्रोइंग सेक्टर रहा। असली खेल क्रॉस पॉलिनेशन से, जिस तरीके से सारे मित्र कह रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं कि बीटी कपास जब इंट्रोड्यूस 2000 हुई थी, कपास का बीज खत्म हो गया। जितनी वैरायटीज थी देसी कपास की वो खत्म हो गई। अब जब वैरायटी नहीं है, आज किसान चाहता भी है तो कहां जाए? पहला खतरा जो है वो सीड की सिक्योरिटी पर है, और क्रॉस पॉलिनेशन से बीज ही बर्बाद होगा। और उनके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। सस्कातून का मेयर था पर्सी स्माइजर, उसके खिलाफ केस कर दिया कि साहब कैनोला का क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसने हमारा चोरी कर ली। चलिए वहां तो केस में लड़ते, यहां कौन लड़ेगा? यहां तो किसान की स्थिति नहीं है। हम तो 100 मीटर बाई 100 मीटर रिफ्यूजी एरिया छोड़ना था। क्या हिंदुस्तान की लैंड होल्डिंग है कि 100 मीटर बाई 100 मीटर रिफ्यूजी एरिया ऑल अराउंड फील्ड के छोड़ देंगे आप? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 10,000 मीटर का तो खेत नहीं है, और 10,000 मीटर से ज्यादा आपको मिनिमम 10,000 स्क्वायर मीटर रिफ्यूजी एरिया तो तब होगा जब 100 बाई 100 होगा। अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो और बढ़ता चला जाएगा। तो रिफ्यूजी एरिया इसीलिए था कि क्रॉस पॉलिनेट होगा तो नुकसान होगा, बचेंगे। अब वो नहीं बच पाए, खत्म हो गया। खतरा ये है कि फूड क्रॉप में नहीं आना चाहिए, इसकी बहुत हालात अच्छे नहीं हैं, और इसका नुकसान, हरबीर जी देखिए, रशिया में जो चावल एक्सपोर्ट गया था, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जीएम का ट्रायल शुरू हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के देना पड़ा कि हमारे यहाँ कोई जीएम राइस ट्रायल नहीं किया जा रहा। तब वो एक्सेप्ट किया गया था कंटेनर, तब वो अनलोड हुआ था। तो खतरा यूरोप के लिए, सीआईएस कंट्रीज में कुछ देश है जो हो सकता है ले ले, कजाकिस्तान ले ले, तजाकिस्तान ले ले, उज्बेकिस्तान ले ले, लेकिन रशिया नहीं लेगा आपका प्रोडक्ट, क्योंकि विरोध में है। समस्या यह है कि हम बीज के खतरे को सहन करने की स्थिति में नहीं है। हिंदुस्तान ने कोरोना में 2 साल का टाइम देखा है, 80 करोड़ के लोगों को सरकार मुफ्त में रोटी खिला रही है। मुझे बताइए कि दुनिया का कौन सा देश है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में रोटी खिला देता? ये सरकार खिला रही है। कैसे खिला रही है? क्योंकि किसान ने पैदा किया, सरकार मुफ्त में खिला रही है। लेकिन जिस दिन हम बीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, इस देश की सबसे बड़ी मुद्रा अगर कोई है तो सीड है, रोटी है, और रोटी की बेसिक नीड सीड है। असली खेल खाद्यान्न सुरक्षा का है, और देश खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर था कोरोना में, इसीलिए मजबूती से खड़े रहे। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें धराशायी हो गई, यूरोप से लेकर यूएस तक जमीन पर आ गए थे। तो खाद्यान्न सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम किसी कीमत पर नहीं कर सकते। सुधार हम चाहते हैं, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो खतरा ना हो।
हमारा अधिकार बरकरार रहा है किसान के ऊपर। ये कोई आज का बीज नहीं है, हजारों साल के ट्रेडिशनल सीड्स में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तब जाके हम यहां तक पहुंचे हैं। और आपने सही कहा कि देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है ना, इसलिए बढ़ रहा है कि तेल का कमी जब आई और सरकार ने कहा कि वे तिलहन का जो उत्पादन बढ़ाना, दलहन का उत्पादन बढ़ाया ना, बढ़ाया तो आपके सामने। मैंने पिछली एक इंदौर का मुझे बुलाया था, तो बैठक में मैं गया था, उन्होंने कहा कि साहब वो जीएम सोया मिल केक जो इंपोर्ट हो रही है तो बाजार धड़ाम से गिर गया है और अगले जो फसल है वो किसान को पैसा नहीं मिलेगा। वही हुआ कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के दबाव में जीएम सोया मिल केक इंपोर्ट कर ली गई और उसका नुकसान जो है किसानों को हुआ। तो हिंदुस्तान की जो सोया मिल केक है उसको तमाम दुनिया के देश प्रायोरिटी पर लेते हैं, अच्छे पैसे पर लेते हैं। सोयाबीन के तेल नहीं जाता कहीं भी, तेल तो यही खाने में, लेकिन वो जो खली है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर डिमांड है। क्यों है? मैं कह रहा हूं ना कि आपकी खली ऊंचे भाव पे बिकती है और वही उसी से दाम किसान को मिलता है। तो ये अगर बराबरी होती तो ऊंचे दाम नहीं मिलते। वर्ल्ड मार्केट जो है वो क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस दो चीज से चलता है ग्लोबल मार्केट। ये खेल है। तो हमें उदाहरण हमारे सामने कॉटन का है और व्हाइट फ्लाई का भी है, दूसरी बीमारियां भी है, ऐसा नहीं है। फसल भी हमारी खराब हुई, BT1 भी फेल हुआ, B2 भी। साइंस और टेक्नोलॉजी की मीटिंग में मैं गया था, मैंने कहा यार HT का क्या करेंगे, क्या करोगे भाई? एक तरफ इलीगल तो कोई भी काम हो, इलीगल तो इलीगल है, तो क्यों करें? लेकिन देश फंस गया है कपास में, देश कपास में फंस गया है और ऐसा फंस गया है कि यहां तक गर्दन जकड़ी हुई है। HT को इंप्लीमेंट करें तो मरे और ना करें तो मरे। ये मैं कपास का एग्जाम्पल सरकार के अंदर की स्थिति देख रहा हूं, ये चीजें हैं। अब एक फसल 20 साल में हम जमीन पर आकर बर्बाद हो गए। और ये भी आपको बता दूं, हरबीर जी बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर RS परोदा जब उसमें थे 5 करोड़ रुपए BT जीन के मांगे थे, कुल 5 करोड़ रुपए मांगे थे। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट था तो 5 करोड़ में खरीद लेते, नहीं खरीदा। आज आपने कितने 8,000 करोड़ नहीं, ज्यादा 20,000 टच कर गया है वो जो है सारा उनका, देखो वो उनको पेमेंट किया है। मैंने एक बात पूछी थी अरविंद जी, आप पूछिएगा कहीं भी मिले, मैंने कहा अगर प्रोडक्टिविटी की कपास की बात थी तो दुनिया में सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी कहां है? क्योंकि मुझे पता था। तो कहने लगे वो तो यूक्रेन की है, ये उस समय ताशकंद में थे, मॉस्को में थे। कहने लगे वो तो यूक्रेन की है। तो मैंने कहा फिर आपने यूक्रेन की कॉटन को क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करा था अगर यूक्रेन की बढ़िया थी तो? ये मैं बाई नेम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चीजें हमने भुगती हैं और आज हम उसी फेस में, क्राइसिस में हैं। एक फसल का बीज हम खो चुके हैं, लेकिन वो नॉन फूड क्रॉप थी, उसको हम भुगत सकते हैं, फूड क्रॉप को हम नहीं भुगत सकते। दूसरा रास्ता मल्टीनेशनल से BT ब्रिंजल का अपनाने की कोशिश की थी। अब कभी कहते सब बांग्लादेश में हो रहा है, फला हो रहा, अरे भाई कहीं क्या हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा अपना ब्रिंजल का सीड जो है वो आज उपलब्ध है और किसान स्वतंत्र है, कोई रॉयल्टी नहीं देनी। रॉयल्टी का सारा खेल इसमें। आखिर दीपक पेंटल को क्यों झूठ बोलना था? क्यों उन्होंने कहा कि ये स्वदेशी है? वो क्या समझते कि पता नहीं था कि बायर के साथ इनका MOU है रॉयल्टी का? ये बताए ना कितनी रॉयल्टी। डॉक्टर अश्विनी महाजन ने बिल्कुल बहुत सही सवाल उठाया उन्होंने, और ये सच्चाई है कि आपको रॉयल्टी बतानी पड़ेगी। आपने बताई नहीं है अभी तक। स्वदेशी कहां से आ गया? मार्कर आपके नहीं है, मार्कर बायर के हैं, पेटेंट उनका है तो रॉयल्टी उनकी होगी। यही तो एक BT जीन की रॉयल्टी दी है अब तक। जब फेल हो गया और 20 साल हो गए तो फिर BT कॉटन पे से BT1 में से हटाया गया। रोजाना उसके झगड़े थे कि साहब प्राइस में से करवाओ, प्राइस कम करवाओ, प्राइस कम। भाई क्या क्या करवाओ, वो तो लूटते हैं। वहां कोई मानवता नहीं है, कोई धर्म का खाता नहीं है उन कंपनियों के पास। उनका काम तो शोषण करना। इंडियन इंडस्ट्री को भी लूटते हैं वो, इंडियन कंज्यूमर को भी लूटते हैं, इंडियन फार्मर को भी लूटते हैं। उनको तो पैसा चाहिए, कोई रास्ता हो।
आप एक बात बताइए, जेनरिक मॉलिक्यूल्स की बात है, इंडियन जेनरिक मॉलिक्यूल्स जो है, जो हिंदुस्तान की सरकार दवाइयां हिंदुस्तान के फार्मा सेक्टर में बन रही हैं, तमाम दूसरे देशों को कितने बड़े पैमाने पर आपूर्ति की जा रही है, लेकिन क्या करते हैं वो आपत्ति ठोकते हैं ना। इंटरनेशनल ट्रीटीज के नाम पर ये है कि भाई इस कंट्री को नहीं देना, उसको नहीं देना, क्यों? क्योंकि बहुत सस्ता दे रहे हैं। आप अपने हैं देख लीजिए, प्रधानमंत्री हेल्थ में जो दवाइयां हैं, जो दवाइयां आपको 1 रुपए की मिल रही है, वही इनकी कंपनियों की जो है कम से कम मिनिमम 5 रुपए की है। जो 1 रुपए की मिल रही है वो 5 रुपए की मिल रही है। आखिर उसमें कोई कोई फर्क नहीं है, साल्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, ब्रांडिंग है। तो वो चीजें अलग हैं। यहां बात ब्रांडिंग की नहीं है, यहां बात जीएम मस्टर्ड की है और किसान की है, आज उपभोक्ता का स्वास्थ्य की है। इनसे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो मैं इस बात से सहमत हूं। और प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, तो भैया वो कह रहे हैं प्राकृतिक पे जाओ, ये प्राकृतिक की तरफ हम क्यों चलने लगे? ये नौकरशाही को शर्म आनी चाहिए। ये क्यों ऐसा बदनामी का काम करवाने चले? ये फंडिंग का खेल जो अब नहीं चलेगा, ये बहुत गलत है। ये राष्ट्र के हित में नहीं है, राष्ट्र का हित नहीं है। सबसे बड़ी बात है, राष्ट्र के हित में नहीं है। दुनिया भर की परेशानियां, घर में बीमारियां, अभी वैक्सीन देखिए हरवीर जी, ये बात तो सही है कि कोरोना वैक्सीन जो आपके कोवैक्सीन बनी है, दूसरे दुनिया में सबसे पहले आपने बनाई, दुनिया में सबसे बड़ी क्वांटिटी आपने यूज की, दुनिया को आपने आपूर्ति की। ये लीडरशिप की देन है। अगर इतना एक्टिव लीडरशिप नहीं होती तो आप तो कहीं चीन से इंपोर्ट कर रहे होते और उसका परिणाम देश भुगतता, आर्थिक रूप से भुगतता और स्वास्थ्य की दृष्टि से भुगतता। चीजें बहुत खतरनाक है। अब रही बात खतरों की, तो खतरे तो कोरोना से पूरी दुनिया में हुए हैं, उस खतरे से बात है सोचने की। तो मेरा ये कहना है भैया कि ये कुछ बिंदु हैं जो मैं सब सुबह से सुन रहा था, और आपने एक खतरनाक बिंदु, हरबीर जी आप भी थोड़ा दिखवा लीजिए। यूरोपियन स्टडीज कुछ आई है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की है, कि वहां स्पर्म काउंट 40% लो हो गया है। जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जीएम क्रॉप्स कर रहे हैं ना, ब्राजील और दूसरा, उनका स्पर्म काउंट जो 40% लो हो गया है। तो ये बहुत खतरनाक सिग्नल है। इससे बड़ा खतरनाक देखिए, जब स्पर्म काउंट लो होने लगता है तो इसकी बात समझ लीजिए कि इम्यूनिटी तो बहुत पहले डाउन हो रही है, इम्यूनिटी खराब हो रही है और आपका सारा सिस्टम उससे है, जीव उसी से है, स्पर्म से है, लाइफ उसी से है। तो वो खतरा जो है उसको थोड़ा सा आप माइन्यूटली आप भी दिखवाइए, हम भी दिखवा रहे हैं। तो ये सब जो है कंप्रोमाइज करने की स्थिति में हम है नहीं और हमें नहीं करना चाहिए। और देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि गुमराह किया गया है और उस गुमराह करने में ये गलतियां हुई हैं, सुधार करना पड़ेगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट और आदेश करे इसमें या जो भी करे, लेकिन सुधार की आवश्यकता है। सुधार तो सरकार को करना पड़ेगा। मैं पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद किशन जी। और यू वांट टू ऐड समथिंग?